आदित्यपुर जमशेदपुर अगले 5 सालों में एनआईटी जमशेदपुर अपनी रैंकिंग सुधारेगा, जो अभी वर्तमान में 100 पर पहुंच गई है। उसके लिए जो पैरामीटर है उस पर काम होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जाएगा। लोकल इकोनॉमी में एनआईटी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये बातें एनआईटी के नवनियुक्त चेयरमैन रिटायर्ड आईपीएस टी कृष्णा प्रसाद ने कही। वे आदित्यपुर स्थित एनआईटी जमशेदपुर में अपना योगदान देने के बाद मीडिया से रूबरू हुए और ये बातें कही। उन्होंने एनआईटी के विकास के लिए कई प्रकार की रूपरेखा और योजना की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि रैंकिंग सुधारने के लिए महज बिल्डिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही नहीं, संस्थान के आंतरिक शैक्षणिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान देना है कि कितने पीएचडी धारक शिक्षक हैं और किन विषयों के पीएचडी धारक हैं। इसमें कोई कमी है तो ये घबराने का विषय नहीं है, बल्कि अवसर देकर समृद्ध होना है। उन्होंने आशा जताई कि एक्सेल आरआई एनएमएल जैसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और टाटा समेत हजारों उद्योगों से घिरे एनआईटी के पास कोई वजह नहीं कि वो देश के टॉप एनआईटी में अपनी रैंकिंग बनाए। उनका उस समय ये चलता था, ये भी हम हंसी मजाक में भी बोलते थे कि अगर किसी इंडस्ट्री आ गया, प्राइवेट सेक्टर आ गया है, एक फैक्ट्री लगाए, अगर वो बोले हमको 1000 लोग चाहिए एक हफ्ते में और उनका स्किल सेट ये होना चाहिए, वेल्डर चाहिए, तो उनके रूल्स में ऐसा था, लॉ में ऐसा था, एक ट्रेन खुद ही अपने फैक्ट्री में आ जाती थी, 1000 लोग उतारे जाते थे। अच्छा। तो 6 महीने के बाद वो बोले भाई हमारा काम हो गया, अब भी नहीं छोड़ते ना। हम लोग को लगता है कि उत्तर भारत में ही ऐसा होता है कि बाप रे आईएएस मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। दक्षिण भारत में भी आईएएस पे वही क्रेज है। हाँ, दक्षिण में भी बहुत, मद्रास से, तमिलनाडु से, केरला से बहुत क्या सर, वो तैयारी कैसे हुई? तो रात में बैठ के पढ़ना पड़ता है। अच्छा। हाँ, तो जैसे प्रीलिम्स पास हो गए, सेल्फ स्टडी से ही। हाँ, प्रीलिम्स को हमारा 1 हफ्ते का प्रिपरेशन था प्रीलिम्स के लिए, उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता था। जैसे प्रीलिम्स हुआ तो हमको लगा बस ये कुछ सीरियस मामला है, तो ऐसे तो रिजाइन करके हमने लीव रख के 2 महीने का 60 डेज का लीव रख के मैंने घर में बैठ के स्टडी करके, उस समय ऑप्शनल्स हुआ करते थे, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी, 2 पे। हाँ, तो हम लिए, थोड़ा मस्ती की बात थी, तो भाई इंजीनियरिंग नहीं लेंगे, फिर मैनेजमेंट भी नहीं लेंगे, नया सब्जेक्ट लेंगे कुछ, सोशियोलॉजी लिया और साइकोलॉजी लिया। बहुत गुड डिसीजन था सर। तो सोशियोलॉजी से बहुत मजा आया पढ़ते पढ़ते, वेरी गुड सब्जेक्ट्स। सो 60 days I studied that. I wrote the mains exam. अब देखो तकदीर भी तुम लोग कैसे पीछे पड़ गए यार। मेंस भी पास कर लिए, इंटरव्यू का मैसेज आ गया। तो फिर हम गए थे राउस ट्यूटोरियल दिल्ली, भाई हमको थोड़ा इंटरव्यू कैसे फेस करना, हाँ 12 खंबा रोड पे। तो बोलो हमारा एडमिशन ख़त्म हो गया, हमको नहीं दे सकते आपको, यू केम लेट। अच्छा ठीक है भाई, चले गए। फिर इंटरव्यू का टाइम आया, फिर दिल्ली गए, इंटरव्यू किए। अब वही बात हुई, फिर वहाँ पे नंबर गिर गया, फिर लिस्ट में आ गया। लिस्ट में आके सर्विस आया। उससे ज़्यादा ये है कि होम कार्डर मिला। उस समय जनरली मिलता नहीं था सर, होम कार्डर बहुत। Then I decided to. Otherwise I was not sure. Still I didn't decide to join. होम कार्डर आने के बाद सब लोग बोला अरे होम कार्डर, तो मैं बोला बस होम कार्डर बड़ी चीज़ होती है, वो पता नहीं था। बोले नहीं रे, बहुत बड़ा ऐसा नहीं होता। वो कोचिंग में नहीं हो पाया जहाँ आप गए? नहीं हुआ, खुद से प्रिपरेशन किया। इंटरव्यू का भी खुद से। तो क्या लगता है जरूरी है कोचिंग करना? मतलब आप जो है सो है दिख जाए नहीं, कभी इतना बोलने के लिए, जब आप सक्सेस हो जाते हैं तो बोलने के लिए बहुत आसान है। तो उसमें क्या, उस दिन उनका मूड क्या है, जो बोर्ड मेंबर्स बैठते हैं, क्या आपको प्रश्न पूछने वाले हैं, आप कैसे जवाब जो दिए हैं उसको, उससे संतुष्ट है या नहीं है, बहुत डिपेंड करता है। डे परफॉर्मेंस एंड सर, आपने जो MBA और जो आपने एडवर्टीजमेंट में काम किया था, उसका बहुत बड़ा वहाँ बेनिफिट बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। अब सर कॉलेज के बारे में थोड़ा बताइए कि आपका व्यूज क्या है, प्लानिंग क्या है इसको, इसका रैंकिंग को अपग्रेड करने के लिए। मैं इन्हीं से रिलेटेड रैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर
क्योंकि इंफ्रा से भी रैंकिंग का असर होता है, क्योंकि पिछली बार हम लोग डायरेक्टर से बात भी किए थे। ये सवाल इसलिए भी वाजिब है, आपसे ज़्यादा हम लोग को पूछती है क्योंकि आपको NIT रहे हैं। तो इसका जो रेलेवेंस जो है मेरे ज़िंदगी में, मेरे लाइफ में जो रेलेवेंस है, तो मैंने जो पुलिसिंग में जो काम किया मैं बता दिया आपको। तो आखिरी में चलते चलते मेरा लास्ट पोस्टिंग ये रहा कि रोड सेफ्टी अथॉरिटी का मैं चेयरमैन रहा तेलंगाना में, और उसी पोस्ट को लेके मेरे को भारत सरकार ने नेशनल रोड सेफ्टी प्लान बनाने का आदेश दिया। वो बना के हम दिए हैं नेशनल रोड सेफ्टी प्लान, और उसके चल के आगे वर्ल्ड बैंक ने मेरे को कंसल्टेंट की हैसियत से, तो अभी मैं वर्ल्ड बैंक में भी कंसल्टेंट फॉर रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट्स वर्ल्ड बैंक में क्या सर? कंसल्टेंट, ठीक है। तो वो दायित्व है मेरा, कंसल्टेंट। तो ये सारा पुलिसिंग में ये सारा चलता रहा। और एक चीज़ में बीच में ये हो गया था, जो CID में वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट केसेस आई इन्वेस्टिगेटेड वाज द वोल्वो बस रोड एक्सीडेंट, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बहुत ही ये है रोल है। और उसमें एक ही 15 मिनट में 46 पैसेंजर्स गॉट बर्न्ट टू एशेस। तो उसमें वेरी वेरी sensitive aspect and very big investigation which involved technical knowledge also। तो बहुत सारा कैलोरीफिक वैल्यू क्या था, कितना कैसे, तो बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज थे। सो दिस इज अबाउट द पोलिसिंग मेरे आंध्रा में और तेलंगाना में मेरे ऊपर जोक क्या है, ये है IPS, लेकिन IPS से ज़्यादा ये कॉरपोरेशन में काम किया है। IPS से ज़्यादा कॉरपोरेशन में काम किया। कॉरपोरेशन, हाँ, निगम। तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन जो होता है आंध्र प्रदेश में, 1999 में वो कॉरपोरेशन मेरे को दिया गया था। ये बोल के दिया गया था कि हमें जो है बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रही है, और हम जब बुलाते हैं बड़े बड़े कंपनी को, माइक्रोसॉफ्ट, ऑरेकल या कोई यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए, वो ये बोलते हैं कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, SEZ नहीं है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पावर सप्लाई ठीक से नहीं है, रोड नहीं है, रेलवे नहीं है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सप्लाई नहीं है। जो इंडस्ट्री बनने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास नहीं है, इसीलिए हम इन्वेस्टमेंट नहीं रख सकते आपके पास। ये स्टैंडर्ड आंसर था सभी लोगों का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। तो हमें बुला के जो है ये बोला गया कि अब ठीक है, जितना पुलिसिंग की, जितना लाठी मारना था मार दिया, आ जाओ। तो अभी आपको क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के साथ ही आपको इन्वेस्टमेंट भी लेना है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेना। आगे चिकन एंड एग स्टोरी है, ये नहीं है तो बोलेंगे ये नहीं है, ये नहीं है तो बोलेंगे ये नहीं आएगा। सो दैट वाज अ चिकन एंड एग स्टोरी। सो आई वाज गिवन दैट I will say opportunity and responsibility. You have to do infrastructure and also attract investment into the state. So 1999. So I worked for 5 years, 2004 तक। मेरा सबसे पहला प्रोजेक्ट रहा हाईटेक सिटी, अगर आप जानते हैं हैदराबाद में हाईटेक सिटी। 1999 से 2004 तक वो डेजिग्नेशन क्या था सर वो कॉर्पोरेशन? I was executive director, infrastructure projects. Correct. So my first project was a high-tech city जो साइबर टावर्स बोलते हैं, वो PPP मॉडल में चला, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। हम जब वहाँ थे तो आप वहाँ पे लीडिंग किए थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। जी। I was in RFC। ओके, हाँ ओके, हाँ। तो हमारे सारे कॉन्फ्रेंसेस बहुत सारे वहीं चलते हुए। देन उस प्रोजेक्ट को लेके वी स्टार्टेड, देन वी सेड वी डोंट हैव ए प्रॉपर एयरपोर्ट। तो फिर वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी उसी समय हम DPR बनाया, बिडिंग प्रोसेस किए। फिर वहाँ से
शहर को आने के लिए मुश्किल होती थी, फिर आउटर रिंग रोड वो प्रोजेक्ट, फिर देन फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट नया जो शहर बना हुआ है वो शहर भी विजन पे चला। तो उस समय जो पत्थर पहाड़ ये था वहाँ पे थोड़ा सा फॉरेस्ट भी था, जंगल भी था। सो हम लंबे 5-5 किलोमीटर तक एक ही सीधा स्ट्रेट रोड विदाउट एनी टर्न्स, एंड इट्स अ कॉन्सेप्ट वाई। अब वैसा क्यों किए तो उसका तो कोई जवाब नहीं है तो इट्स अ कॉन्सेप्ट कि स्ट्रेट रोड्स होना चाहिए, अच्छा लगता है, ग्रीनरी होना चाहिए। तो ग्रिड बना के अच्छा नया शहर वेट किए। अभी 40-40, 50-50 स्टोरी की बिल्डिंग बन गए वहाँ पे उसी शहर में, पूरा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अपना विजन से, अपने प्लानिंग से हम एक विजन क्रिएट कर सकते हैं, एक फ्यूचर के लिए स्टेप्स लगा सकते हैं, फाउंडेशन क्रिएट कर सकते हैं। बस यही है कि 2 चीज़ें, एक तो विजन राइट डायरेक्शन में होना चाहिए, सिस्टम्स क्रिएट करना चाहिए, और इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए पॉलिसी चाहिए। तो उस समय यही भी रहा कि आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2000 को हमने ड्राफ्ट किया। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाने के कई दिक्कतें आती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सरकार से ज़्यादा आते हैं। तो हमने आंध्र प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एनेबलिंग एक्ट, ये एनेबलिंग एक्ट इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि अगर नॉर्मली क्या होता सरकार में, हम क्लियरेंसेस अप्रूवल्स लेते हैं वो नहीं आता समय पे, लैंड पूछते हैं वो समय पे नहीं आता है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस पूछते हैं वो समय पे नहीं आता। तो जितना प्रोएक्टिव ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो आज बोल रहे हैं वो हम उसी समय सोच रहे हैं। इन 2002 में ही वो एक्ट हमने ड्राफ्ट करके रखा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो उसमें ये था कि डीम्ड क्लियरेंस क्लॉज जब मैंने इंट्रोड्यूस किया, सो सभी अधिकारी जन मेरे से बहुत ही दुखी थे, क्योंकि मैंने उसमें कहा आपने अपने जीवों में ये लिखा है कि आप एप्लीकेशन डालिए, हम 60 दिन में या 90 दिन में आपको क्लियरेंस देंगे, लेकिन आप कितना दिन लेंगे? हाल ही हाल में आप 6 साल लेते हैं, 2 साल लेते हैं, क्लियरेंस तो नहीं देते हैं। तो हमने कहा जब आप लिखाई है गवर्नमेंट ऑर्डर में कि हम क्लियरेंस और अप्रूवल आपको 60 दिन में